प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा व्यवस्थापिका की शक्तियों का पराभव। इससे पूर्व हम लोगों ने व्यवस्थापिका का अर्थ, उसके कार्य व भूमिकाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम व्यवस्थापिका की शक्तियां हैं या जो उसका एक प्रभाव है वो क्या है, धीरे धीरे क्या है, धूमिल होता जा रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे शासन की अन्य शक्तियों की तुलना में। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार राज्य की इच्छाओं को मूर्त रूप देने का कार्य करती है, अतः सरकार के प्रत्येक अंग पर यह जिम्मेदारी है कि वह जनहित के कार्यों पर अपना ध्यान दें। लॉर्ड ब्राइस ने करीब आधी शताब्दी पहले अपनी एक पुस्तक लिखी थी, मॉडर्न डेमोक्रेसी। उसमें एक अध्याय का शीर्षक है व्यवस्थापिकाओं का पतन, डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर्स। उसमें उन्होंने बताया कि 20वीं शताब्दी में व्यवस्थापिकाएं अपने गौरवपूर्ण अतीत से नीचे गिर गई हैं। ब्राइस ने अपनी इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय में व्यवस्थापिकाओं का रोग विज्ञान, पैथोलॉजी ऑफ लेजिस्लेचर्स में उन कारणों की खोज का प्रयास किया है जिनसे पीड़ित होकर व्यवस्थापिकाएं पतन की ओर जा रही है। ब्राइस की इस पुस्तक के बाद निरंतर यह प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि अब संसद का युग नहीं रहा, नौकरशाही की विजय हो रही है और कार्यपालिका या कैबिनेट की जो तानाशाही है वो स्थापित हो रही है। किंतु ब्राइस व्यवस्थापिकाओं के पतन के बारे में कोई विशेष स्पष्टीकरण देने में सफल नहीं हो पाए। यदि व्यवस्थापिकाओं की शक्तियों, कार्यकुशलता, गरिमा और स्थिति के बारे में वर्तमान शताब्दी का एक सामान्य सर्वेक्षण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि किसी व्यवस्थापिका की शक्तियों में विशेषकर कार्यपालिका की शक्तियों की तुलना में पर्याप्त अवनति हुई है। वर्तमान शताब्दी में राजनीतिक संस्थाओं का विकास इस प्रकार से हो रहा है जिससे कार्यपालिका की शक्ति में क्या है, अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। यह जो प्रवृत्ति है गत 2 विश्व युद्धों और विश्व युद्ध की आशंकाओं, आर्थिक संकट, समाजवादी अथवा लोक कल्याणकारी नीतियाँ, विज्ञान और तकनीक का प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के निरंतर बने रहने के कारणों से हुआ है। एक विद्वान है लॉ पालुम्बरा, उनकी मान्यता है कि व्यवस्थापिकाओं का पराभव कार्यपालिका की शक्तियों की तुलना में हुआ है। इसी प्रकार रॉबर्ट सी बॉन, इसको वो अवनति नहीं कहते और उसको इस प्रकार से कहना पसंद करते हैं कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका संबंधों में 20वीं शताब्दी के पिछले कुछ दशकों में ऐसा कुछ परिवर्तन आया है कि कार्यपालिका प्रबल बन गई है। जॉन ब्लोडल व्यवस्थापिका का जो ये पराभव है केवल विधि निर्माण के क्षेत्र में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार प्राय सभी विद्वानों का यह मानना है, जहां एक और व्यवस्थापिकाएं कार्यपालिकाओं की तुलना में कमज़ोर हुई हैं, वहीं अपनी स्वयं की शक्तियों के वास्तविक प्रयोग की दिशा में शिथिल होती जा रही है। तो हम जो व्यवस्थापिका है उसके प्रभावहीन होने या उसकी शक्तियों के पराभव को बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। पहला जो है वो है कार्यपालिका पर उत्तरोत्तर बढ़ती निर्भरता। 20वीं तथा 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में नागरिकों की सरकार से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए सरकार को पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा कार्यों का निष्पादन करना पड़ता है। नागरिकों की इन बढ़ती हुई अपेक्षाओं विकास हेतु एक प्लान्ड इकोनॉमी, नियोजित अर्थव्यवस्था का मार्ग अपनाया गया और वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थापिका का एकाधिकार होने से व्यवस्थापिका के कार्यों में क्या बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। और दूसरी ओर व्यवस्थापिका के जो अधिवेशनों के दिनों की संख्या जो है वो धीरे धीरे क्या कम होती जा रही है। इसके अलावा व्यवस्थापिका के अधिवेशनों में सदस्यों की रचनात्मक
जो विधायन में भाग लेने की प्रवृत्ति है वो भी क्या है, कम होती जा रही है। रचनात्मकता का अभाव हो रहा है। अनेक अवसरों पर पीठासीन अधिकारी सदन में कोरम की पूर्ति के लिए घंटी बजाने को बाध्य हो जाते हैं और तब भी कोरम पूरा नहीं होने के कारण सदन को क्या है, स्थगित करना पड़ता है। कोरम क्या है? कोरम एक कोई भी सदन है उसकी बैठक होने के लिए न्यूनतम जो संख्या होती है उसको कोरम कहते हैं। कोई भी हो सकता है, जैसे ग्राम सभा की बैठक है, संसद की है, विधानसभा की है, तो एक निश्चित संख्या चाहिए उस बैठक को करने के लिए, तो उसको कोरम कहते हैं। तो इस प्रकार से कोरम पूरा नहीं हो पाता और क्या है, सदन स्थगित हो जाता है। और इस प्रकार की जो ये कंडीशन है उसका रिजल्ट क्या होता है कि व्यवस्थापिका उत्तरोत्तर क्या है, कार्यपालिका पर फिर क्या है, डिपेंड हो जाती है। और इस स्थिति ने जहाँ व्यवस्थापिका के महत्व को कम किया है, वहीं क्या है, कार्यपालिका के महत्व को बढ़ा दिया है। तो ये एक मतलब जो है व्यवस्थापिका का प्रभावहीन होने का एक कारण है कि वो कार्यपालिका पर डिपेंड होती जा रही है। दूसरा जो है वो है सरकारी कार्यों की बढ़ती जटिलता, विशेषीकरण और तकनीकी प्रकृति। आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीक का विकास होने के कारण प्रशासनिक जो समस्याएं हैं उनकी प्रकृति बहुत ज़्यादा जटिल हो गई है। शासन की नीतियों का जो संबंध है मनुष्य के जीवन के एक पहलू से नहीं होकर सभी पहलुओं से जुड़ गया है। आज व्यवस्थापिकाओं के द्वारा विज्ञान और तकनीक की प्रगति से प्रभावित अनेक जटिल और तकनीकी मामलों पर व्यवस्थापन किए जाने की अर्थात कानून बनाए जाने की अपेक्षा की जाती है। व्यवस्थापिका के सदस्य तकनीकी रूप से इतने योग्य और सक्षम नहीं होते कि वे जटिल और तकनीकी मामलों में विधि निर्माण में अपना योगदान दे सकें। परिणाम क्या होता है कि व्यवस्थापिका ऐसे मामलों में कानून बनाने के लिए प्रारंभिक जिम्मेदारी या तो मंत्रियों पर छोड़ देती है या मंत्रियों की अध्यक्षता में विशेषज्ञ अधिकारियों की कोई समिति बना देती है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि व्यवस्थापिका की विधि निर्माण की शक्ति का क्षेत्र क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा और कार्यपालिका और नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है, तो ये जो बढ़ती हुई जटिलता है इसने क्या ऑटोमेटिक क्या है, कार्यपालिका की और नौकरशाही की शक्तियों को बढ़ाया है। अगला जो कारण है वो है प्रत्यायोजित विधान की व्यवस्था, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। केसी वियर कहते हैं कि एक क्षेत्र में कार्यपालिका ने कार्य का एक बहुत बड़ा भाग अपने हाथ में ले लिया है और यह क्षेत्र है कानून या नियम बनाने का। जो मौलिक रूप से व्यवस्थापिका का कार्य था, विधायिका का कार्य था, उसको क्या है, इस प्रत्यायोजित विधान ने कार्यपालिका के हाथों में सौंप दिया है। प्रदत्त व्यवस्थापन की इस शक्ति के अंतर्गत व्यवस्थापिका क्या करती है, अपने कानून बनाने की जो मूल जिम्मेदारी है उसको कार्यपालिका पर छोड़ती जा रही है। व्यवस्थापन कार्य की पेचीदगियाँ, व्यवस्थापन कार्य का बढ़ता हुआ भार, संकटपूर्ण स्थितियों की आकस्मिकता और कार्यपालिका को नौकरशाही के रूप में जो विशेषज्ञता मिलती है, विशेषज्ञ मिल जाते हैं, ये सब ऐसे कारण हैं जिन्होंने क्या है, व्यवस्थापिका को विधि निर्माण की शक्ति कार्यपालिका पर छोड़ दिए जाने के लिए प्रेरित किया है। आजकल व्यवस्थापिकाएं प्रस्तावित कानून में मोटे मोटे प्रावधान स्पष्ट कर देती है, ढांचा बना देती है और उस कानून को लागू करने के लिए आवश्यक नियम, उपनियम बनाने की जो शक्ति है वो क्या है, कार्यपालिका पर छोड़ देती है। इस प्रकार से प्रदत्त व्यवस्थापन की जो ये प्रवृत्ति है इसने व्यवस्थापिका के जो कानून निर्माण के मौलिक काम को काफ़ी संकुचित कर दिया है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और महत्व में कमी आना स्वाभाविक है। अगला जो है प्रभावहीन होने का कारण वो है दलीय अनुशासन। एलन बॉल कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में बड़े बड़े अनुशासित दलों के विकास तथा कार्यपालिका की शक्ति
और उसके बढ़ते हुए क्षेत्रों के कारण व्यवस्थापिकाओं के पराभव या ह्रास की चर्चा एक साधारण सी बात हो गई है। सही अर्थों में व्यवस्थापिका की शक्तियों को कार्यपालिका ने राजनीतिक दलों के माध्यम से छीन लिया है। संसदीय प्रजातंत्रों में हम जानते हैं कि एक दल की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में प्रभुत्व होता है, किसी एक दल का प्रभुत्व होता है। जिस दल का व्यवस्थापिका में बहुमत है उस दल की कार्यपालिका होती है। भारत जैसे देश में करीब 25 साल तक गठबंधन की सरकारें रही, उसके पश्चात में सन 2013 से बहुमत की सरकार बनी है। तो ऐसा बहुमत होने की स्थिति में दलीय समर्थन के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से सब कुछ करा लेती है। ऐसे देशों में कार्यपालिका दलीय समर्थन के आधार पर व्यवस्थापिका की सारी शक्तियों का प्रयोग ही नहीं करती, बल्कि उसके नियंत्रणों से भी मुक्त हो जाती है। अतः इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि ये जो दलीय अनुशासन है, पार्टी डिसिप्लिन है, इसकी व्यवस्था से व्यवस्थापिकाएं कार्यपालिका के हाथों की कठपुतली बन गई है, क्योंकि एक दल का प्रभुत्व हो गया है। और पार्टी का प्रभुत्व होने की स्थिति में विधायिका में उनका बहुमत है, उनकी सरकार है और कानून बनाने के लिए भी उन्हीं के पार्टी के मेंबर हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती। अगला जो बिंदु है वो है कार्यपालिका द्वारा निम्न सदन को भंग करने का विशेषाधिकार। सभी संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका को यह पावर होती है कि वह व्यवस्थापिका के लोकप्रिय जो प्रथम सदन होता है, जिसको हम निम्न सदन भी कहते हैं, उसको भंग करने का परामर्श और आदेश देने का अधिकार होता है। इस प्रकार इस विशेषाधिकार के बल पर कार्यपालिका सभी उचित अनुचित विषयों पर व्यवस्थापिका का समर्थन प्राप्त करती रहती है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर अपनी इस तलवार के बल पर प्रभुत्व रखने की स्थिति में आ गई है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका निम्न सदन को भंग करने का विशेषाधिकार के माध्यम से कंट्रोल करती है व्यवस्थापिका। अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्यपालिका का प्रभुत्व। वुड्रो विल्सन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, लोक प्रशासन के जनक भी माने जाते हैं, फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ चुके हैं, जब वे राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर थे, कार्यपालिका शक्ति के महत्व को बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भूमिका को स्पष्ट करते हुए लिखते थे कि यह एक शाश्वत सत्य है कि ज्यों-ज्यों देश विदेशी मामलों में उलझता जाएगा, वैसे वैसे कार्यपालिका क्या है, शक्तिशाली होती जाएगी। विल्सन की दशकों पहले लिखी गई ये जो बात है, अब 1000 गुना सही हो रही है। वास्तव में विदेशी संबंधों का संचालन ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यवस्थापिका यदाकदा ये अपनी भूमिका निभा पाती है। यह भूमिका भी जब कार्यपालिका द्वारा सब कुछ निश्चित हो जाए तो संधियों, समझौतों आदि का अनुमोदन करने तक ही सीमित रहती है। स्पष्ट है कि व्यवस्थापिका इस क्षेत्र में कार्यपालिका से बहुत ज़्यादा पिछड़ गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी क्या है, कार्यपालिका का प्रभुत्व हो गया है। अगला जो बिंदु है वो है सकारात्मक राज्य का उदय, द राइज ऑफ पॉजिटिव स्टेट। 20वीं शताब्दी की सरकारें नकारात्मक भूमिकाओं के निष्पादन के स्थान पर सकारात्मक कार्य करने लग गई हैं। समाज का बहुमुखी विकास करना सरकार का दायित्व हो गया है। अब लोक कल्याणकारी सरकारें जनता को सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना अपना कर्तव्य समझती है। जनता के कष्टों को दूर करना, उनका तुरंत समाधान करना, उनको हर चीज़ समय पर उपलब्ध हो, यह तात्कालिक उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका द्वारा नहीं बल्कि कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। सकारात्मक राज्य में जनता हर समय कार्यपालिका की ओर देखती है। इस प्रकार ये जो अभाव अभियोग हैं उनका समाधान वो क्या है, उसी से चाहती है। तो सकारात्मक राज्य के उदय ने भी क्या है,
कार्यपालिका के महत्व को बढ़ाया है और व्यवस्थापिका के महत्व को कम किया है। अगला जो बिंदु है, व्यवस्थापिका की कार्य पद्धति का कार्यपालिका द्वारा निर्धारण। व्यवस्थापिका का अधिवेशन कब बुलाया जाएगा, इस बात का निर्धारण कार्यपालिका करती है। इसके अलावा व्यवस्थापिका की जो कार्य पद्धति है, उसकी जो कार्य सूची है, उसका निर्धारण भी कार्यपालिका करती है। भारत में राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के अधिवेशनों की अवधि लगातार कम होती जा रही है, जो व्यवस्थापिकाओं पर कार्यपालिका के प्रभाव का स्पष्ट द्योतक है। अगला है प्रशासकीय न्याय प्रणाली, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजक्शन। वर्तमान में कार्यपालिका न केवल प्रदत्त व्यवस्थापन के माध्यम से विधि निर्माण का कार्य कर रही है, उसके अलावा वो व्यवस्थापिका की जो कार्य पद्धति उसके अलावा वो प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की जो व्यवस्था है, उसने भी कार्यपालिका को न्यायिक क्षेत्र में प्रवेश दिला दिया है। लॉर्ड एवार्ड ने अपनी पुस्तक जो न्यू डेस्पोटिज्म, उसमें कार्यपालिका की इसे क्या है, नई निरंकुशता नाम दिया है। व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को नकार कर समस्त शक्तियों का केंद्रीकरण कर अपने हाथों में करती जा रही है। अंतिम जो है, व्यवस्थापिका के प्रतिभाशाली सदस्यों को कार्यपालिका में स्थान। सभी संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के स्पष्ट बहुमत दल से ही बनाई जाती है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का चयन करते हैं और व्यवस्थापिका के सर्वाधिक प्रतिभाशाली, योग्य, जो प्रभावशाली सदस्य हैं उनको कार्यपालिका में शामिल कर लेते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि व्यवस्थापिका लगभग नेतृत्व रहित हो जाती है। व्यवस्थापिका के सदस्य हर मामले में निर्णय के लिए कार्यपालिका की ओर देखते हैं। व्यवस्थापिका की इस प्रमुखोपेक्षी जो स्थिति है उसको बहुत ही महत्वहीन बना दिया। तो इस प्रकार से ये जो बिंदु हैं, इनके माध्यम से हम व्यवस्थापिका के प्रभावहीन होने का जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको इसमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं।